बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेसिस। और हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली कहते हैं कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को। और इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस को पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट्स बेसिकली ये एक स्पेशल केस है नॉर्म्ड स्पेसिस का, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक वेक्टर स्पेस ही होती है। अब इनर प्रोडक्ट को स्पेस को जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो वो बन जाती है, कंप्लीट क्या होता है, जिसमें एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस, सेम वैसे ही कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट्स की स्पेस के लिए हम लेट वी बी अ लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ वेयर एफ इज़ रियल और कम्प्लेक्स एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज़ डिफाइंड एज। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, इन स्पेस में से। ये एक ऐसा फंक्शन है जो मैपिंग है लीनियर स्पेस वी क्रॉस वी की, जो हम ले रहे हैं वेक्टर स्पेस वी, लीनियर स्पेस वी, और मैपिंग जगह किसकी तरफ रही है, फील्ड की तरफ, ठीक है। अब कोई भी ऐसा फंक्शन जो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करता हो तो उस फंक्शन को कहेंगे कि वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उस स्पेस को कहेंगे वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। जब इनर प्रोडक्ट स्पेस पर प्रूफ हो जाएगी फिर हम कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी शो करेंगे तो वो हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगी। हेंस वी कैन से दैट कि इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि हम जब इससे दो एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट एक्स इस एक्स का इस वी से आएगा और एक इस वी से एक ये एक्स आएगा, यानी कि वी क्रॉस वी इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन है ना, दो एलिमेंट्स हम उठाएंगे और इनका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे हमसे क्यों याद रखिएगा कि जब भी हमने वेक्टर स्पेसिस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए यूज़ होती है नॉर्म्ड स्पेस। लेकिन जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना हो, दो वेक्टर स्पेसिस को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है, जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो मैंने क्या किया कि ये इससे दो एलिमेंट उठाए और हमें पता है कि जिस तरह से नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और वो पॉजिटिव होती है हमेशा, सेम वैसे ही ना प्रोडक्ट स्पेस भी हमेशा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 0 सिर्फ तब होगा जब हमारे पास एक्स जो है इटसेल्फ एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पे एक्स 0 नहीं होगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन की कंडीशन आएगी, लेस देन की कंडीशन हो ही नहीं सकती। अगर आप हमें पता है कि यहाँ पे उसने जो फील्ड का है वो क्या है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। तो अगर कम्प्लेक्स है आपके पास तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है वाई और एक्स, आप या आपके पास है एक्स वाई का बार, तो आप जब उसका आंसर लिखेंगे तो वो इस तरह से आएगा वाई इंटू एक्स, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू जी। हमने नॉर्म्ड स्पेस में क्या पढ़ा था, नॉर्म्ड स्पेस में एक ही चीज़, एक ये डेफिनेशन पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीपल, जिसमें स्केलर मल्टीपल जो स्केलर टर्म थी वो बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में आ जाती थी, यही चीज़ें पढ़ी थी। तो ये देखें यही प्रॉपर्टीज़ तो इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस, क्योंकि नॉर्म्ड स्पेस की प्रॉपर्टीज़ इसमें इटसेल्फ फुलफिल हो रही होती हैं। लेकिन बट इट्स कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ ये दो प्रॉपर्टीज़ तो हो जाएंगी नॉर्म्ड स्पेस की, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी ना नॉर्म्ड स्पेस में। तो इसलिए ये हमेशा केस नहीं होगा कि नॉर्म्ड स्पेस जो है वो हर नॉर्म्ड स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, बट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस, ठीक है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें देखें ये अगेंस्ट वो है, इसमें तीन एलिमेंट्स आएंगे एक्स वाई और जी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होल्ड होता है कि अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स इंटू जी प्लस बीटा वाई इंटू जी, वाई और जी का इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो हमारे पास सारे की सारी थ्योरी है, ये बेसिकली ये भी चीज़ पूछी जाती है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये स्पेशल केस है नॉर्म्ड स्पेस का, लेकिन ये जनरल केस किसका है, ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है यूक्लिडियन डोमेन का, ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस का। ये मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, दिस थ्योरी इज रिचर एंड रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ यूक्लिडियन स्पेस, a central concept being an orthogonality. In fact, inner product spaces are probably the most natural generalization of Euclidean space. तो inner product space जनरलाइजेशन किसकी है, यूक्लिडियन स्पेस की, और स्पेशल केस किसका है, नॉर्म्ड स्पेस का, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक थ्योरम है और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। ये मैं अभी आपको वो वाला थ्योरम भी करवाती हूँ जो मैंने आगे आप बोला है ना, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म्ड स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये थ्योरम भी इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबली इस वीडियो में करवा दूंगी वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। तो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जिसका दूसरा नाम है कॉची बनोस्कीज इनइक्वालिटी, ठीक है।
अब कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल नॉर्म्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल नॉर्म ऑफ वाई। ये बात याद रखिएगा कि हम हर नॉर्म से एक मीट्रिक इंड्यूस करवा सकते हैं, यानी उससे एक मीट्रिक बना सकते हैं। मीट्रिक की डेफिनेशन भी मैं आपको नॉर्म्ड स्पेस वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हम हर नॉर्म से एक मीट्रिक बना सकते हैं और उस मीट्रिक को देखेंगे कि वो कंप्लीट है या नहीं। अगर वो कंप्लीट शो हो गई तो वो हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगी। अब इसकी डिटेल हम देखेंगे जब हम हिल्बर्ट स्पेस को डिस्कस करेंगे। पहले हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखें, मैंने आपको बताया कि हम हर इनर प्रोडक्ट स्पेस से हर नॉर्म से मीट्रिक निकाल सकते हैं और हर इनर प्रोडक्ट से नॉर्म निकाल सकते हैं। आप इस तरह से निकाल लें कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं नॉर्म, ठीक है, और नॉर्म से करवा सकते हैं मीट्रिक इंड्यूस्ड, सही है, इस तरह से। अब किस तरह से हम इनर प्रोडक्ट स्पेस का नॉर्म का आपस में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन। देखिए, एक नॉर्म को हम स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो इस तरह से आ सकता है कि नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब देखें, जब हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी या कॉची-बनॉफ्स्की इनइक्वालिटी को प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे हम दो केसेस ले सकते हैं। हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस से हमें क्या चाहिए, इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस चाहिए, नॉर्म चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। एट अ टाइम दोनों ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि आंसर तो फिर ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। एक केस हो सकता है कि एट अ टाइम या एक्स ज़ीरो हो या वाई ज़ीरो हो या कोई भी ज़ीरो ना हो। तो हम एक केस लेके चलते हैं और फिर लेके ये चलेंगे कि हमारे पास कुछ भी ज़ीरो नहीं है। तो इफ़ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर वाई ज़ीरो है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम एक्स वाई को हम लिख सकते हैं वाई के यहाँ पे ज़ीरो। अब मैं ज़ीरो के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई करवा दूँ, उसने ज़ीरो ही रहना है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने लिख दिया एक्स इंटू ज़ीरो डॉट डब्ल्यू। अब डब्ल्यू आप कोई कांस्टेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, वेरिएबल तो हम खुद से नहीं लगाते, इसको एक कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। तो जब मैं इसको ज़ीरो बाहर निकालूंगी, हमें पता है कि कांस्टेंट क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाले ज़ीरो इंटू एब्सोल्यूट इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू। अब जब ज़ीरो इसकी इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू लाऊंगी तो लगाऊंगी तो वो आ जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने नाम दे दिया इसको इक्वेशन 1 का। तो अब हम देख लेते हैं एक्स और वाई की नॉर्म जो हमारे पास राइट हैंड साइड है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। तो नॉर्म ऑफ वाई जब हम देखेंगे, वाई तो हमने ज़ीरो लिया है तो इसकी नॉर्म भी ज़ीरो ही आएगी। नॉर्म ऑफ एक्स के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना था कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये तो इक्वल प्रूव हो गया, यानी कि अगर एक्स या वाई अगर ज़ीरो होता है, इन दोनों में से कोई एक भी टर्म ज़ीरो होगी तो ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से एक एमसीक्यू भी आपका क्लियर हो गया कि वो ये पूछ सकता है कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है ये कॉची-श्वार्ट्ज इक्वालिटी में चेंज कब होती है। ये उस केस में चेंज होती है जब हमारे पास एक्स या वाई क्या है, ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो गया हमारे पास कि अगर हमारे पास y जो है वो या x जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी इसकी कोई ना कोई टर्म एग्जिस्ट करती हो, तो जनरली हमने जो पीछे इनर प्रोडक्ट स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है वो हमने पढ़ी है कि एक्स वाई का जो बार है वो इक्वल होता है वाई एक्स के। ये सिर्फ उस केस में है कि हमारे पास एक्स या वाई जो इसमें बिलोंग कर रहे हों, ये बिलोंग करते हों कम्प्लेक्स फील्ड से। लेकिन अगर आपके पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो आपके पास एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वल होता है वाई और एक्स के। ये दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए आपके। अच्छा, अगर हमारे पास वाई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या हम यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, टी बिलोंग्स टू आर, वेयर आर इज़ द रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस टी वाई का स्क्वायर। बेसिकली ये चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि ये कहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यही कहती है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यही कहती है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने लिख दिया एक्स माइनस टी वाई नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस टी वाई मैंने भी आपके पीछे बताया कि किसी भी नॉर्म को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ डैट नॉर्म,
और अगर आप उस नॉर्म का स्क्वायर ले लो तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टी वाई इंटू एक्स माइनस टी वाई। ठीक है, अब इसके हर टर्म को दूसरी टर्म से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होगा, एक्स को उठाऊंगी, इस एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, एक्स एक्स आगे आगे ये वाला माइनस, फिर आगे टी वाई इन माइनस इन प्लेस ऑफ एक्स टी वाई। बेसिकली ये चीज़ लिखी है, आपने एलिमेंट्स चेंज नहीं करने, जैसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वैसे लिखने हैं। ये वाला टी वाई इंटू एक्स है वो ये लिखा हुआ है, और एक्स ये वाला एक्स और ये टी वाली जो टर्म है वो यहाँ पे लिखी हुई है। टर्म जो थोड़ी सी ना उसकी सीक्वेंस चेंज हो गई है। फिर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस टी वाई इंटू टी वाई। जैसे हम दो टर्म्स को दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम वैसे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब इस एक्स और एक्स को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स का स्केयर, माइनस टी कॉमन निकाल सकते हैं हम, अंदर आ गया वाई और एक्स, कॉमन नहीं में आएगा, बेसिकली स्केलर बाहर आ जाता है, आप इस यहाँ पे कॉमन कंसिडर नहीं करेंगे। माइनस ये स्केलर अगेन बाहर आ गया तो अंदर आ गया एक्स वाई, प्लस टी इधर का भी बाहर आया, टी इधर का भी बाहर आया तो अंदर आ गया टी स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई इंटू वाई। ये आ गया नॉर्म स्क्वायर माइनस टी इंटू एक्स वाई को, हम वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसिडर कर रहे हैं। तो रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको पता है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स के इक्वल होता है। अगेन ऐसे यहाँ पे एक्स वाई आ गया प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। दिस टर्म एंड दिस टर्म माइनस वन क्या था, -2, तो -2 टी इंटू नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमने y को नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर किया, यानी कि हम इस पूरी टर्म को नॉर्म ऑफ y से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्म ऑफ y को स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे जो टर्म बनेगी इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई ओवर नॉर्म स्क्वायर, उसको मैंने t कंसिडर कर लिया। जब इसका मैं होल टर्म का स्क्वायर लूँगी तो आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस टर्म का भी स्क्वायर नीचे पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब ये जो टी और टी स्क्वायर की वैल्यू है, ये मैंने स्क्वायर क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करूँगी, पुट करने के बाद आ गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एब्सोल्यूट इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई का होल का स्क्वायर ओवर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पावर 2, ये इस 2 के साथ कट गए तो नीचे बच गया डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। अब माइनस टर्म्स तो सारे सेम है, -2 + 1 क्या होता है -1, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव की टर्म है दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव की हो जाएगी, ये जगह नॉर्म का स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस टर्म। अब ये जो टर्म है इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा इनर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई होल्स का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। हमें कोशिश चार्ज इनइक्वलिटी में ये स्क्वायर नहीं चाहिए, सारे टर्म को स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, जो इनइक्वालिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कोशिश वार्स इनइक्वालिटी। हैंस के हम ये कह सकते हैं जब एक्स या वाई नॉन जीरो एलिमेंट होंगे तब हमारे पास कोशिश वार्स इनइक्वालिटी क्या है, होल्ड होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ। देखिए, अगर आपका ये क्वेश्चन है ना कि हम यहाँ पे अगर रियल नहीं लेते तो एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरह से नहीं भी करते तो वाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई का बार। ठीक है, वो आएगा। इन दोनों में से मैं -t कॉमन ले रही हूँ। -t जब कॉमन ले रही हूँ तो इन कम्प्लेक्स स्पेस का ये है कि जब आप z + z बार को, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, z + z बार करते हैं तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आता है। तो इन ये दो टर्म आ जाएंगी, ये माइनस जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अब इस z + z बार, ठीक है, तो क्या आएगा 2 इंटू नॉर्म ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगे सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 इंटू ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ पर फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे सारे, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन अगेन, फिर सारी टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू में हो जाएगी ना, अगर आप उस फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे भी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू होके तो फिर ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी अवेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, यानी कि अल्फ़ा क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो होता है ना कॉन्स्टेंट टर्म, स्केलर टर्म, वो बाहर आ जाती है। तो x इंटू ए वाई है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए बार इंटू नए प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई, जैसे हमने पीछे t एज अ कॉन्स्टेंट था जो बाहर निकाला, ठीक है। अगर हम एक्स वाई को लिखें तो कम्प्लेक्स रियल पार्ट में तो एक्स वाई ए वाई इंटू एक्स इक्वल है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। कम्प्लेक्स पार्ट में क्या होता है कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, ऊपर आ जाता है बार, मैंने लिख लिया। अब यहाँ से स्केलर जो है वो बार के समेत बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई इंटू एक्स का बार, वाई इंटू एक्स का बार अगेन किसके इक्वल है, एक्स वाई। ये सही डेफिनेट वो जो प्रॉपर्टीज़ है ना उन्हीं को यूज़ किया, और ये आ जाएगा स्केलर का बार। स्केलर का बार तो सेम वैसे ही होता है। हाँ अलबत्ता अगर वो इमेजिनरी पार्ट है तो फिर वहाँ पे प्लस आयोटा और माइनस आयोटा केस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नॉर्म और जो मैंने आपको पीछे थ्योरम का है वो कर लेंगे, और कुछ मज़ीद जो थ्योरम्स हैं वो कर लेंगे।